नमस्कार। दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और लेकर हाजिर आप सबका पसंदीदा और हमारा खास प्रोग्राम चर्चा है खास। और अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक किरपन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चा खास की शुरुआत पंजाब की सियासत में मोगा में भाजपा की बदलाव रैली से मची सियासी हलचल के साथ। सर, हाल ही में मोगा में आयोजित हुई भाजपा की बदलाव रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब को लेकर जो ऐलान किए हैं उससे प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। तो आप इस रैली के भाजपा और पंजाब की राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है आप? देखिए, स्थान और संख्या को देखते हुए भाजपा की रैली अपने आप में एक सफल रैली है और भाजपा की बदलती जो बदलाव रैली है भाजपा की पंजाब में बदलती स्थिति को भी दर्शाती है। बिल्कुल सर। स्थान मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए, जब 1980-90 के दशक था, आतंकवाद का पंजाब का काले दौर में गुजर रहा था, उसमें मोगा में संघ के 22 की हत्या हुई थी। और उसके बाद अगर आ जाए हम 2020 में, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ चल रहा था, तो मोगा मालवे गया और मालवा बड़ा पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है पंजाब की दृष्टि से। और यहाँ पे जो भाजपा के विधायक थे या नेता थे, उनके विरुद्ध रोष थे, धरने थे, उनको घर से निकलने दिया जा रहा था। और इसी के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला फिरोजपुर रैली पे जाना था, उसको रास्ते में रोक दिया गया। आप उस परिस्थिति को अपने ध्यान में रखें। जब वो स्थिति देखते हैं और आज की बदलाव रैली भी देखते हैं, जितनी हजारों लाखों की संख्या में लोग पंजाब के हर शहर से, हर वर्ग का गरीब अमीर आदमी वहां पे पहुंचा और विशेष रूप से मंच पर सिख चेहरे दिखाई दिए। ये पंजाब की राजनीति का बदलता चेहरा भाजपा ने दिखाया कि हम कितना, भाजपा 2027 के चुनाव को लेकर कितने गंभीर है और लोगों की सोच में कितना बदलाव आ चुका है। एक रैली तो ये समझी जा सकती है। आगे बात, आगे जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो घोषणाएं की, उसमें सबसे बड़ी घोषणा तो ये थी कि हम छोटे भाई की भूमिका नहीं निभाएंगे। पहले हम छोटे भाई की भूमिका में रहे, अब हम छोटे भाई की भूमिका में भी नहीं आएंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। ये बात हो रही है। दूसरी बात, बड़ी बात है कि धर्मांतरण पर हम आए तो कानून बनाएंगे। पंजाब में धर्मांतरण अपने आप में एक समस्या है, जो सीमावर्ती गांवों में जाए तो वहां पे बहुत। तीसरी बात उन्होंने कही कि नशों की जो है 2 साल में हम खत्म करेंगे। चौथी बात उन्होंने रोजगार की और जो किसानों को लेकर जो भ्रम भ्रांतियां हैं, जो एमएसपी को लेकर जो दूसरी को मुद्दे हैं, उनको हम निभाएंगे। और पांचवी अगर बड़ी बात करें तो जो सिख समाज से जुड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर उन्होंने बात करी कि हमने ये काम किया है, हमारे प्रति जो अविश्वास की भावना वो नहीं होनी चाहिए, अगर है तो हम उनको दूर करने के लिए तैयार है। ये बात। अब ये स्थिति जब देखने के बाद, जो पंजाब की जो बात करें राजनीति की, देखिए, मालवा जहां पे भाजपा का आज से पहले कोई आधार नहीं था, मतलब बहुत कम आधार था, तो वहां मालवे की 69 सीटें हैं। तो जो मालवा में जो उसका आधार बनता था, इससे पहले अकाली दल का था, फिर कांग्रेस का आया, फिर अब आम आदमी पार्टी मालवे से आगे बढ़ी। तो मालवे पे जिसका आधार पकड़ मजबूत होती है, अल्टीमेटली सत्ता में वो होते हैं। यही बात अमित शाह ने कहा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हमें 19% वोट मिले थे। अब हमें, उसके बाद उन्होंने एग्जांपल दिया कि इन स्टेटों में हमें वोट, फिर उसके बाद हमें सत्ता आ गई। पंजाब की स्थिति उन्होंने से अब ये मालवे वाली स्थिति तो ठीक है। अब दूसरी स्थिति ये है कि पंजाब की 117 सीटें हैं, बिल्कुल, उसमें 70 सीटें ऐसी हैं जिनमें जो डिसिसिव फैक्टर है वो सिख फैक्टर है, सिख वोटर है। 4550 ऐसी हैं जिसमें हिंदू वोटर जो है डिसिसिव है। तो अब दोनों में जो बैलेंस रख के चलता है, वही पार्टी अल्टीमेटली सत्ता में आती है। आम आदमी पार्टी भी ऐसी आई, कांग्रेस भी इसी तरह आई।
अकाली और बीजेपी जब आए 3 दफा आया, 1997 में भी आए, फिर 2007 और 2012 में भी आए, गठबंधन बना और भी आ गया है। अब जो छोटे भाई की बात उन्होंने करी और मीडिया ने ये बात करी कि उन्होंने अपने दम पर बात की है, इसका मतलब गठबंधन की संभावना खत्म। मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। देखिए, भाजपा के भीतर एक धड़ा है जो बिल्कुल नहीं चाहता कि गठबंधन हो, एक धड़ा है जो चाहता है कि गठबंधन हो। अब जो नहीं चाहता उसमें मैं समझता हूँ कि वो सिख लीडर है जो कांग्रेस से, अकालियों से या दूसरी पार्टियों से जो है, उनको लगता है कि अगर गठबंधन होगा तो हमारे पे तलवार चलेगी, सीटें हमें कम मिलेगी, अगर नहीं होता तो हमें ज्यादा मिलेंगी। जो रवायती वर्ग है, मैं महसूस करता हूँ कि उसका ये है कि हो जाए। अब छोटे भाई वाले ने तो उसकी जरूरत ये बनेगी कि अगर 23 में देती तो आप 45 या 50 सीटें मिल जाए, एक समान स्थिति बन जाए और दोनों मिलके चलें, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन, नेचुरल कॉम्बिनेशन यही है भाई। दोनों, एक हिंदू वोटर का बेस लेके चलता है, एक सिख वोटर का बनता है, दोनों का मिलान होकर पंजाब का एक हित बनता है। ये तो अब इस दृष्टि को जो आगे कैसे चलना, देखिए 2024 में भाजपा ने पहल करी थी, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन थे। बिल्कुल। भाजपा ने पहल करी थी सुखबीर बादल से संपर्क करके कि गठबंधन बन जाए, नहीं बना, दोनों ने भुगत लिया। बिल्कुल। अब विधानसभा के चुनाव है। अब अगर उस दृष्टि से देखें तो अकाली दल बादल की जरूरत ज्यादा, क्योंकि वो तो सत्ता में है, सेंटर में सत्ता में, उनके और स्टेटें भी हैं। एक स्टेट में अगर नहीं भी आते, उनके वोट पर से 19 से लेकर अगर 30 तक भी पहुंच जाए, सत्ता में नहीं भी आए मान लो, पर उनका वोट पर से अगर 1930 आ गया तो फिर इसका मतलब वो परमानेंटली एक गठबंधन वाली स्थिति तो खत्म हो जाएगी, फिर तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और फिर समस्या बढ़ेगी अकाली दल बादल की, क्योंकि फिर उनके भीतर भी दो गुट हैं, जो एक चाहता है कि गठबंधन बने, एक चाहता ना बने, और फिर उनके साथ एक बागी धड़ा भी है, वो भी एक। तो सुखबीर बादल की स्थिति जो है इस समय, ये मैच्योरिटी या पहल जो है, ये सुखबीर बादल की तरफ से अब जानी चाहिए। अगर, क्योंकि भाजपा ने अपनी स्थिति क्लियर कर दी कि हम छोटे भाई वाली भूमिका नहीं आएंगे, पर उन्होंने ये मीडिया जो कहता है कि गठबंधन नहीं होगा, इस पे मैं एग्री नहीं करता। उन्होंने कहा हम अपने दम पे लड़के, दम तो 50 वाले का भी दम है अपना, 23 से अगर 50 पे आ गए या 45 पे आ गए तो अपने दम पे आए हो। और अगर नहीं है गठबंधन होता तो उसका फिर लाभ जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जाएगा। ये दोनों फिर अपने अपने जगह पे तीसरे चौथे वाली लड़ाई पे आएंगे, पर वोट प्रतिशत भाजपा अपना बढ़ाएगी, क्योंकि जो रैली का संदेश है वो यही देता है कि पंजाब में बदलाव आ रहा है, पंजाब के लोगों में बदलाव आ रहा है, मतदाता बदलाव आ रहा है, और एक जो आशा की किरण उनको भाजपा में भी दिखाई देनी शुरू, क्योंकि इस रैली में हर वर्ग का व्यक्ति पहुंचा और सिख नेता बहुत आगे मंच पर बैठे थे, वो चेहरे जो थे, वो एक बदलाव वाली स्थिति है। क्योंकि भाजपा भी अब उस छवि से बाहर निकलना चाहती है कि हम केवल हिंदुओं की पार्टी है। वो अब दलित समाज के साथ साथ सिख समाज और हर वर्ग के साथ वो जुड़ के उसने अपना चेहरा, शाह की रैली जो बोले, या केंद्र बिंदु तो गृह मंत्री शाह ही थे, उन्होंने जो बोला वो संदेश दे दिया कि हम अब सभी वर्गों के हैं। तो ये अपने आप में भाजपा के लिए एक क्रांति वाली स्थिति मैं समझता हूँ कि जो उनके सोच विचार सारा बदलाव पंजाब में हुआ है। पर एक मैं सुझाव जो समझता हूँ कि अगर भाजपा का नेतृत्व, जैसे सुखबीर बादल की इस समय स्थिति ये है कि मैच्योरिटी दिखाएं, पहल करें, नहीं तो उनकी पार्टी टूट सकती है। मैं अंदाजा लगाता हूँ कि उनके भीतर जो चल रहा है, क्योंकि सत्ता से 10 साल हो गए उनको बाहर रहते, अगर 5 साल और बाहर हो गए तो पार्टी टूटने का, क्योंकि विचारधारा के साथ साथ सत्ता सुख भी जोड़ती है पार्टी के। तो अगर ये टूटते हैं तो सुखबीर बादल के पास संकट, राजनीतिक संकट बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। भाजपा जो है, जो जैसे मैं नीतीश, बिहार की भाजपा के लिए मैं कहता हूँ, बिहार में नीतीश कितनी दफा उसने उल्टबाजी मारी, पलटू राम को कहते हैं, इधर से उधर, उधर से, तब भी भाजपा ने बर्दाश्त किया, क्योंकि बिहार की राजनीति की वो रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने, भाजपा ने परिपक्वता दिखाई, समझौता किया और सत्ता में आ गए। तो इसी तरह भाजपा तो तैयार
अपनी मेजोरिटी दिखाए कि अकाली दल से उनका समझौता गठबंधन होता तो हो जाए, पर वो दोनों तरफ ताली एक हाथ से तो बजेगी नहीं। तो ये ताली बजाने वाली स्थिति जो सुखबीर बादल की जिम्मेवारी आज ज्यादा है, उसको समझना चाहिए कि अगर इस दफा वो बादल पार्टी पीछे जाती है तो फिर आगे 10 साल फिर नया दौर नया शुरू होगा, कोई और विकल्प बनेगा। सुखबीर बादल 10 साल के बाद पोजीशन बदलेगी, फिर एक लंबी लड़ाई है। भाजपा को इस समय कम नुकसान है, भाजपा तो आगे बढ़ रही है, 19 से 25 हो गया, 30 हो जाए, सत्ता में आने का जो दाव है, जोखिम है, राजनीति में डिसीजन लिए जाते हैं परिस्थितियों के अनुसार। तो भाजपा ने अपना मन दिखा दिया, स्पष्ट कर दिया है कि उनकी ये सोच है। अब अकाली दल बादल ने सोचना है, और इसी कारण क्योंकि जो रैली की जो सारा जिस तरह से हजूम इकट्ठा हुआ और जो बोले गए, जो वहां पे स्थिति बनी, उसी कारण आम आदमी पार्टी कांग्रेस के निशाने पर केंद्रीय मंत्री शाह आ गए और रैली के कारण बना। तो पंजाब के एक जो पॉलिटिकल सर्कल में था ना, भाजपा पे चौथे नंबर पे भाजपा को अनदेखी की जा रही थी, वो स्थिति अब खत्म हो गई। अब भाजपा एक चुनौती है सबके लिए, अगर उसको कम करके आंकेंगे तो वो गलती करेंगे। इतना इस रैली का संदेश मैं समझता हूँ। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्राथमिक कृषि विकास बैंकों की। सर, पंजाब सरकार ने प्राथमिक कृषि विकास बैंकों में लंबे समय से लंबित ऋणों की वसूली के लिए अब कानूनी प्रावधानों का उपयोग करने का निर्णय लिया है, और ये ऋण उन बड़े किसानों से वसूले जाएंगे जिनकी भूमि 20 एकड़ से ज्यादा है। तो आपके इसके बारे में क्या विचार? देखिए, ये एक व्यवहारिक फैसला है और आर्थिक अनुशासन रखने के लिए बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, कृषि विकास बैंक जो होंद में आए, जब बने, तो उसका लक्ष्य क्या था कि जो छोटे और मध्यम श्रेणी के किसान हैं, उनकी जो बिजाई से लेकर कटाई और कटाई से फिर मंडी तक जो फसल ले जाना है, उसके बीच में उनकी आर्थिक परेशानी आती है। 50,000 के बीज के लिए, कोई खादों के लिए, कोई रखाने के लिए, कोई इस तरह की छोटी छोटी, तो वो आड़तियों पर निर्भर थे। तो आड़तियों की निर्भरता से बाहर निकालने के लिए कृषि विकास बैंक बनाए गए। मुद्दा तो यही था। अब वर्तमान की स्थिति ये है कि 2600 करोड़ रुपया, 2600 करोड़ जो है कर्जा किसानों के, जो 46,000 किसान है जिन पे कर्जा है, औसत 5 से 6 लाख रुपए औसत के साथ। अब अगर ये और इसके साथ जो जिसके लिए ये साला मैं समझता हूँ कि कदम उठाना पड़ मजबूरी हो गई सरकार की भी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने 500 करोड़ रुपए का भुगतान जो कृषि विकास बैंक के पुराने मुलाजम थे उनका भुगतान रहता था, जो रिटायर हो गए या कुछ भुगतान ही नहीं किया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने देश के 500 करोड़ रुपया उनका भुगतान किए। अब वो कर रहा है, तो सरकार ने फिर 20 एकड़ जमीन वाले शुरू कर दिया, और ये अप्रैल मार्च लास्ट वीक में शुरू होगा, अप्रैल के मिड तक जो है उसमें उन्होंने कहा है कि उनके घर पे नोटिस चिपका किए जाए, ढिंढोरा पिटाया जाए, बुनियादी किया, और उसका असर यह है कि कुछ जो अमीर किसान, 20 एकड़ वाला अमीर किसान है, बिल्कुल सर, उसमें लाखों करोड़ों की, 1 एकड़ की मतलब 20 एकड़ हो तो करोड़ों का मालक हुआ वो आदमी, तो उसके 10, 20, 50 लाख उसने दबाया हुआ, तो दबाया हुआ चलता जा रहा है। क्योंकि इसके पॉलिटिकल आदमी जो लीडर होते हैं वो आगे होते थे, उन पे लोन ज्यादा होता, तो वही अपने राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाते थे। तो अब जो बैंक सरकार ने जो फैसला किया, तो इसका किसान यूनियन ने भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि किसी ने पंजाब कृषि आधारित तो किसान यूनियन बड़ी भूमिका है, और रिकवरी में वो बाधा भी बनती है। अब सरकार ने जो 20 एकड़ से लिए, तो उसमें 100, 200 या 200 आदमी, अभी उन्होंने लिस्ट 113 की लिस्ट जारी की है जिसपे रिकवरी का किया है, तो ये शुरू हो गया। मेरा ये कहना है कि ये 20 एकड़ से भी 10 एकड़ वाले से शुरू करो, क्योंकि और संख्या बढ़े। 10 एकड़ से ऊपर वाला भी अमीर आदमी है। अगर आज 50 लाख एकड़ की जगह जो है, तो 10 लाख वाला भी करोड़ों का मालिक है। बिल्कुल सर। तो उससे जो अगर 5, 10 लाख उसका, तो उससे रिकवरी होनी एक बात। दूसरी बात यह है कि इतने जो 10 एकड़ वाले या 20 एकड़ वाले हैं, इनको बिजली मुफ्त जा रही है। कम से कम जो डिफॉल्टर है उनको मुफ्त बिजली बंद हो,
और जब भी जो मुफ्त बिजली की और दूसरी सुविधाएं जो भी मिलती हैं बिल्कुल किसानों सर। को वो बंद होनी चाहिए, डिफॉल्टर है उनको बंद होनी चाहिए। और तीसरी बात मैं ये कहता हूँ कि अगर भविष्य में भी 2.5 से 5 एकड़ वाले तो अगर मुफ्त बिजली दें, दूसरों को सब्सिडी रेट पे बिजली दी जाए, मुफ्त ना दी जाए, सब्सिडी रेट पे, तो एग्रीकल्चर सब्सिडी रेट पे दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुफ्त वाले ये रुझान बंद होना चाहिए। अगली बात यह है कि शहरों में जैसे छोटे दुकानदार है, कोई रेडी वाला भी है, कोई ढाबे वाला भी है, उसने बैंक से 50,000 लाख 2 लाख लिया, उसको बैंक माफ नहीं करता। उसके घर पे नोटिस आता है। एक मिडिल क्लास जो सर्विस क्लास वाला आदमी है उसने भी अगर लिया है अपने बेटे की शादी के लिए या बेटे के काम के लिए या लड़की की पढ़ाई के लिए, चाहे 50,000 है, चाहे लाख है, चाहे 2 लाख, बैंक उसको माफ नहीं करता। उस पर इंटरेस्ट भी लेता है, उसको नोटिस भी देता है, उसको। तो फिर ये 20 एकड़ वालों को क्यों? कम से कम ये चीज सामने रखते हुए जब एक वर्ग को आप और धनाढ़ को दे रहे हैं और गरीब उधर ढापे वाला भी है, उसको आप चल रहे बैंक उस पर दबाव डालते हैं, तो ये चीजें बंद होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये एक प्रैक्टिकल जो वर्तमान स्थितियां थी उनमें से एक व्यवहारिक फैसला सरकार ने किया, स्वागत योग है, और प्रदेश के हित में और किसानों के हित में भी है। क्योंकि जब आप किसानों को कर्जा ही बंद किया उन्होंने, क्योंकि पैसे ही नहीं उनके पास, तो छोटा किसान अगर 50,000 लाख चाहिए तो वो देते ही नहीं है। तो कम से कम जो पैसा रिकवरी आएगी तो छोटे और मध्यम श्रेणी के किसानों के लिए भी राहत भरा काम है, तो ये जितनी जल्दी करे उतना अगर। पर मेरी राय सलाह है कि ये 10 एकड़ से कम शुरू होनी चाहिए, और बड़ा दायरा बनेगा तो किसानों को और राहत मिलेगी, और बैंक भी अपने आप में उन्नत विकास की राह पर चलेंगे। बिल्कुल। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे पंजाब में भगवंत मान सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल की। सर, मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब में आप सरकार ने 4 वर्ष का कार्यकाल जो है वो पूरा कर लिया है, तो आप इन 4 वर्षों को किस तरह से देखते हैं, क्या विचार है? देखिए, 4 वर्ष जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पत्रकारों से जो बात है, उन्होंने पूरी एक डिटेल सारी दी हुई थी, और उनके जो चुनावी वादे थे उन्होंने कहा 90% किया, पूरे ही एक तरह से कर दिया। तो जो फैक्ट्स उन्होंने दिए उसको डिनाइल तो कर नहीं सकता कोई, जो फैक्ट्स के हिसाब से उन्होंने दिया उसको डिनाइल कैसे कर सकते हो? तो उनको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन इतनी डिटेल में ना जाकर मैं मुख्य रूप से जो उन्होंने बड़े काम, जो मैं समझता पंजाब सरकार जो आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अगला 2027 में जिसमें चुनावी शुरू हुआ, तो ये अखीरला वर्ष है, तो जिसमें आम आदमी पार्टी को लाभ मिलेगा जो जन साधारण से जो सीधे संबंधित है। देखिए, फ्री बिजली, बिल्कुल उन्होंने कहा 90% घरों को हम फ्री बिजली दे रहे हैं, हर वर्ग को मिले, तो ये एक जन साधारण के लिए बड़ी बात है। आज ही उन्होंने प्रेस करके की हुई थी कि हमारा जो 10 लाख का बीमा है वो हर वर्ग के लिए है। वो भी है। उन्होंने कंपेयर करते केंद्र के साथ शर्तें हैं, हमारी कोई शर्त नहीं, सारे वर्ग के। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है आम जन साधारण को, जो उस जन साधारण की दृष्टि से देखे। तीसरी बड़ी बात उनकी थी कि ये जो स्कूलों को लेकर, शिक्षा को लेकर, शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने किया कि हमने कितने क्लासेस को इम्प्रूव किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो टेम्पररी टीचर्स थे उनको परमानेंट किया। ये बहुत बड़ी है, शिक्षा क्षेत्र बहुत बढ़िया है। क्लास स्कूल तो जो प्राइस है वो आ गए। फिर उन्होंने ये आज ही उनकी ये थी कि हमने जो सरकारी अस्पताल है उनको ये कहा है कि जिनके जो मरीज आए हैं, अगर आपके पास दवाई नहीं है तो बाजार से खुद खरीद के मरीज को दे। तो मोहल्ला क्लिनिक से भी निकले, अस्पतालों में जाओ, ये सारी, अगर सरकारी अस्पताल में या क्लिनिक में दवाई नहीं है तो मरीज ना जाए, आप अपना आदमी भेज के दवाई मंगा कर उसको दें। ये अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है कि अस्पताल खरीद के उसको दे। हाँ। फिर उसके बाद जो अगली मैं समझता हूँ, जो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र या किसानों को लेके चले, हम नहरी पानी 26% मिलता था आगे, वो 76% या 78% के प्लीज नहरी पानी चलेगा, किसान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या। हाँ। फिर बिजली सारा समय उनको मिलती है। फिर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में मकान, जब बाढ़ भी आई उसमें भी मकान गए, और दूसरे भी 76,000 कितने मकान उन्होंने सरकार ने बना के दिए।
इसके बाद उनका जो महिलाओं को, दलित को 1500 रुपये सामाजिक आर्थिक मदद मिलनी और दूसरे वर्ग को 1000 रुपया, तो ये भी अपने जिस घर में 2 महिलाएं या 3 महिलाएं या काम करने वाली, आप समझे कि घर में उनके 2-2 3-3 लड़कियां हैं, तो जो काम करने पे उनको अगर 10,000 मिलता है और घर बैठे 6,000 रुपये सरकार ने, जो 4 हैं तो सरकार ने भेज दिया, तो उनको कितनी बड़ी राहत है। देखिए उनको बिजली मुफ्त, दवाइयाँ मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त, और बीच में जो तीर्थ यात्रा भी है, बसों का बहुत ज्यादा डिटेल है उनमें जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो ये आम आदमी के लिए बहुत राहत वाली बात है। अब उन्होंने खेलों के लिए भी उन्होंने बुनियादी स्टेडियम बनाने शुरू किए और उसकी घोषणा की और सारा। इसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ कि युद्ध नशा विरुद्ध और गैंगस्टर के विरुद्ध, ये बहुत बड़ी पिछले कुछ समय से चल रही है, कितने माह से चल रही है, और कितने हजार FIR भी दर्ज हो गई, आदमी पकड़े गए और करोड़ों का नशा पकड़ा भी गया और गैंगस्टर भी पकड़े गए। और अब ये अखीरले 8-10 महीने है, मैं समझता हूँ सरकार के पास अब चुनौती क्या है। देखिए सरकार ने 2 काम बहुत अच्छे किए, ये तो जो चल रहे हैं, इनके साथ साथ आज सबसे बड़ी जो खबर मैं समझता हूँ, पंजाब पे इतना कर्जा था, है भी, तो ये जो एफर्ट पीछे इन्होंने औद्योगिकरण के लिए प्रगतिशील उद्योग की जो मूवमेंट चलाई, उसका परिणाम है कि आज टाटा का लुधियाना में उन्होंने दूसरा भारत का सबसे दूसरा बड़ा प्लांट लगने जा रहा है। तो जो ये प्रयास है औद्योगिकरण का, युद्ध नशा विरुद्ध और कानून व्यवस्था, देखो रोजगार भी इन्होंने दिए, 65,000 रोजगार इन्होंने क्या कि हमने दिए 4 सालों में सारा कुछ, ये सारे अपने आप में ठीक है, पर ये आखिरी 9 महीने हैं, फरवरी मार्च में किसी समय भी फरवरी में हो सकते हैं जब, तो ये जो 9-10 महीने समझे, आज तीसरा महीने चलता है, 12 महीने 10 महीने लगा लें आप मैक्सिमम, क्योंकि अगले 3 महीने में फिर वो ऑर्डर को नेट लग जाना, फैसले नहीं हो। तो क्योंकि ये बड़े क्रूशियल पीरियड, बहुत क्रूशियल पीरियड, क्योंकि जितना किया, अब अगर जैसे दवाइयों का आज उन्होंने किया, अगर धरातल स्तर पर दवाई तो सरकार ने नीति बना दी, अब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट तो उस दवाई डॉक्टर के पास है जो अस्पताल में बैठा है, अगर वो इम्प्लीमेंट ठीक नहीं करता, एक्शन उसका है, नुकसान सरकार का है। बिल्कुल, इसके लिए इस पे जो नियंत्रण करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अधिकारी, एक डॉक्टर अपने जब क्लिनिक में बैठा है या अस्पताल में बैठा है, अगर उसका व्यवहार मरीज के साथ कैसा है, अगर वो कहता है सरकार ने कुछ नहीं किया, घोषणा है, खत्म हो गया, फिर वो आगे भी कागजी घोषणाएं हैं, व्यवहार धरातल पर नहीं है। ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जितना इन्होंने कर दिया है या घोषणाएं हो गई हैं, चुनावों के समय में ये घोषणाएं विपक्षी दल भी करेंगे। आज जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं मुफ्त के बाद पे वहां करते हैं वो सब कुछ, ना तो मुफ्त बिजली को कोई रोकेगा, बादल ने शुरू की, आज तक कोई नहीं रोक सका। अब जो बीमा को कोई नहीं रोक सकेगा, अब बुनियादी जो नशे विरुद्ध जो है वो नहीं कर रहा, औद्योगिकरण को कौन रोकेगा, वो विरोध कर ही नहीं सकता। विपक्षी दलों को सिर्फ एक ही समय मौका मिलेगा जब धरातल पर ये आम आदमी को एक अधिकारी के व्यवहार के कारण सरकार के व्यवहार, उसके लिए मैं समझता हूँ कि इनको नोडल अफसर या अपने जो एक कार्यकर्ता को लेकर 5-10 कमेटी की, वो पब्लिक डीलिंग में एक बफर सा बने, अधिकारी और उनके भी कुछ समस्या है, इतना संपर्क अपना पार्टी वर्कर अपना तेज करें ताकि आम आदमी की जो समस्या है उसको हल करें और औद्योगिकरण की तरफ जो चीजें हैं वो सामने आए। अगर ये चीजें धरातल पर नहीं आती तो फिर मुश्किल होगी। सर योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लागू करना लागू चल रही है, पर ये आखिर 9 महीने है, इनमें जो मैसेज आएगा वो बहुत जरूरी है। पब्लिक ओपिनियन इन 10 महीनों में बननी है, इन 10 महीनों को बहुत प्रायोरिटीज पे ले, और उसमें मैं प्रायोरिटीज होता हूँ शिक्षा, स्वास्थ्य और यूथ और कानून व्यवस्था, ये 4 चीजों पे अपना वो ध्यान रखे सरकार, क्योंकि ये प्रायोरिटी 10 महीने, बाकी तो मुद्दे साथ में चले। इन 4 पे जब आ जाएगा तो ये आम आदमी से जुड़े हुए हैं, और इसके लिए जो
धरातल पे अधिकारी प्रशासन उन पे नजर रखनी है। वो नजर कौन रखेगा? या विधायक रखेंगे या उनका संगठन के जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी है उनको इस तरह, ताकि वो लोगों के बीच में, क्योंकि बड़ी रैलियों की इस समय मैं नहीं समझता, इससे लोगों का संपर्क और योजनाओं के प्रति उनकी जो भावना है वो जनमत उनको पता, नब्ज पता होनी चाहिए भी लोग क्या समझ रहे हैं। देखो बैंक होते हैं ना, बैंक से लोन लेना हो तो सीए बड़ा अच्छा एक कागजी रिपोर्ट बना देता है कि बहुत अच्छी जी हमारे सारे बैंक लोन दे देता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो लोन लेने वाले के हिसाब में, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करता तो रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है, वो एनपीए अकाउंट हो गया। इसी तरह ये सरकार की स्थिति है। घोषणा सब बहुत बढ़िया, जन साधारण के लिए राहत देने वाली जन सब, पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट उनके अपने हाथ में नहीं है, वो अधिकारी के हाथ में है। अब उस अधिकारी का व्यवहार ठीक हो, वो अधिकारी ठीक सोच वाला हो, नेगेटिव ना हो, तो उसका लाभ फिर सरकार को मिलेगा, नहीं तो सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती का विषय बन जाएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार की। सर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैबिनेट रैंक के दर्जे को वापस ले लिया है। अब निगम, बोर्ड और आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार और प्रधान के और इसके अलावा बाकी अधिकारियों के पास भी कैबिनेट रैंक नहीं रहा है। तो आप इस आदेश पर क्या कहें? देखिए, इस पहले कि मैं इस पे कमेंट करूं, महात्मा गांधी ने अमीरी और गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा था कि अगर आदमी 1000 रुपया कमाता और 1100 खर्च करता तो वो गरीब है, 10 रुपये कमाता 9 खर्च करता तो वो अमीर है। आर्थिक अनुशासन कितना जरूरी है ये 2 पंक्तियों में समझा जा सकता है। और हिमाचल इस समय 10,000 करोड़ के कर्जे में है। और दूसरा, जो 10,000 करोड़ की उनकी सब्सिडी मिलती थी वो सेंटर ने बंद कर दी। जीएसटी की कंपनसेशन मिलती थी उनको, वो बंद कर दी। जीएसटी की दर 5 से 3% हो गया। इसका मतलब रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी तंगी बढ़ती जा रही है, उनको आर्थिक अनुशासन जरूरी है। और ये जो मुख्यमंत्री सुक्खू के जो निर्णय है, मैं समझता हूँ कि राजनीति से उठकर राजनीति का लाभ हानि नहीं देखा, क्योंकि ये इसमें उनके अपने नजदीकी भी हैं पार्टी, क्योंकि जितने भी सारे होंगे वो कांग्रेस के ही होंगे ना, विपक्ष का तो होगा नहीं। इसका मतलब उन्होंने पार्टी से ऊपर उठकर देश प्रदेश हित को देखते हुए ये एक राजनीतिक दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति दिखाते हुए ये निर्णय लिया है। क्योंकि इसके साथ साथ उन्होंने कहा 20% वेतन का कट भी लगेगा। जो सारे सुख सुविधा तो देखिए, गाड़ी, बंगले, भत्ते सारे अब अपने अपने निगम वाले संभाले, सरकार ने नहीं कुछ देना। अगर अफोर्ड करते हैं तो करें, नहीं तो ना करें। तो ये एक आर्थिक अनुशासन का एक हिंट है। और जो इच्छा शक्ति सुक्खू मुख्यमंत्री को मैं बधाई की है, क्योंकि प्रदेश, और दूसरी उन्होंने बात की है कि सब कुछ देने के बाद भी शिक्षा और स्वास्थ्य के जो वो चालू रहेगी सुविधा सारे। क्योंकि उन्होंने चुनावी समय में भी जब आए थे तो उन्होंने कहा कि आर्थिक हालत के कारण कुछ चुनावी वादे पूरे नहीं हो सकते, तो उसके बाद ये कदम, तो ये समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए ये एक अच्छा निर्णय, व्यवहारिक निर्णय है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि सरकार को बधाई किया, क्योंकि राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि ये जितने भी पाने वाले सब कांग्रेसी होंगे, तो उनकी जिनको मिल रहा है उनसे विड्रॉ करना, तो वो विरोध भी तो इनको झेलना पड़ेगा। तो उस विरोध को सामने रखते हुए भी उन्होंने ये कदम उठाया, तो मैं समझता हूँ ठीक है, जो प्रदेश हित में है और समय अनुसार होना भी चाहिए। और भविष्य में भी, क्योंकि हिमाचल अफोर्ड नहीं करता कि ऐसी कोई जिंदगी या उनके विधायक या जनप्रतिनिधि, क्योंकि आम आदमी को भी ये मैसेज आता है कि सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया। आम आदमी की जो है गुडविल, मुख्यमंत्री की, उनकी आंखों में इज्जत बढ़ती है कि हाँ प्रदेश हित में लिया, तो ठीक समय अनुसार और ठीक फैसला। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चा है खास। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते और नए मुद्दों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।